ये बोलता, अगर वो बोलते थे कि मुफ्ती साहब अपनों को ये बोलना है कि बैल गाभिन है, हमारे मुफ्ती साहब जोर से बोलते थे हाँ 9वां महीना है, लेकिन उनकी यहाँ में यहाँ मिलाने का इतना बड़ा वो था कि हमारे शहर की कोई नुमाइंदगी नहीं भी। और ऐसे निकम्मे नाअहल एमएलए ने जो हमारे साथ इस शहर के अवाम के साथ कोई नुमाइंदगी नहीं की। ये इस शहर के लिए अच्छी बात लड़ूंगा, मगर इलेक्शन लड़ने के बाद मैं मुफ्ती साहब के साथ नहीं रहूँगा। और जिस दिन रिजल्टों का ऐलान हुआ उस दिन मैंने ये ऐलान किया कि मैं MIM में नहीं हूँ। और मेरे इस फैसले की शहर में ऐसा हुआ कि जैसे मैंने बगावत कर दी है। आज के इस खास शो के मेहमान मालेगांव महानगर पालिका के अपोजिशन लीडर आतिक कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। पिछले 2 महीनों में मालेगांव शहर पे सबसे बड़ी एक मुसीबत थी कोरोना को लेकर। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से MLA ने काम करना चाहिए था, शहर का एक MLA है, शहर के MLA को एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, ऐसे मुश्किल वक्त में जिस तरह से काम करना चाहिए था शहर के MLA ने, क्या आपको लगता है वैसे काम हुए? मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालेगांव के जो BMS डॉक्टर और हमारे मालेगांव शहर के रहने वालों की हिम्मत हौसले की दाद देना चाहिए कि उन्होंने कोरोना से मुकाबला किया और मुकाबला करके उसके साथ आज ये पोजीशन महाराष्ट्र में कि हर कोई मालेगांव मॉडल की बात करता है। इसके जो भी इसके क्रेडिट देने की बात हमारे मालेगांव शहर के जो यूनानी BMS डॉक्टर है और मालेगांव शहर की बाहिम्मत आवाम है। और इस वक्त अगर हम मालेगांव महामारी की बात करें तो ऑफिसर राज बढ़ गया था ना। दवाखाने में डॉक्टर लाइन से इलाज करते थे कोई सरकारी अस्पताल, चाहे पुलिस महकमा बोलो चाहे कलेक्टर बोलो, ये लोगों का ऑफिसर राज इतना बढ़ गया था कि हम जैसे आम लोगों की आवाम की ऑफिसरान तक नुमाइंदगी नहीं थी। और उस वक्त हमारे शहर के MLA, अगर हमारे शहर के MLA की बात करी जाए तो अगर मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ना है तो ये ऐलान कौन करता था? हमारे शहर के MLA। अगर जुम्मा की नमाज़ नहीं पढ़ना है तो ये ऐलान करते थे हमारे शहर के MLA। अगर ईदगाह पर नमाज़ नहीं पढ़ना है तो ये ऐलान करते थे हमारे शहर के MLA। मेरा ये बोलना है कि मालेगांव जो MLA होता है वो आवाम का नुमाइंदा होता है, पुलिस या सरकार का नुमाइंदा नहीं होता है। हम इस महामारी और लॉकडाउन में ये बात देखी कि कलेक्टर, कमिश्नर, SP ये बात कोई MLA को बोल देते थे कि ऐसा करना है, तो हमारे शहर का MLA ये बोलता, अगर वो बोलते थे कि मुफ्ती साहब अपनों को ये बोलना है कि बैल गाभिन है, हमारे मुफ्ती साहब जोर से बोलते थे हाँ 9वां महीना है, यानी उनकी यहाँ में यहाँ मिलाने का इतना बड़ा वो था कि हमारे शहर की कोई नुमाइंदगी नहीं भी। और ऐसे निकम्मे नाअहल MLA ने जो हमारे साथ इस शहर के अवाम के साथ कोई नुमाइंदगी नहीं की, ये इस शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। चाहे वो महामारी की बात हो, चाहे साइजिंग के ऊपर जो आफत आई, आज हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी है पावर लूम और साइजिंग, मगर हमने पीछे देखा कि यार साइजिंग को बंद करने की नोटिस दी गई। वो कुछ भी होता है कमिश्नर के पास चले आते हैं, कुछ भी होता है SP के पास जाते हैं, जबकि हमने उनको बम्बई में नुमाइंदा बनाकर भेजा है। और उनका काम यह है कि यार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मिनिस्टर है उससे जाकर नुमाइंदगी करे, चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला से नुमाइंदगी करे। वो ना करते हुए जो भी रहता है 2-4 लोगों को लेकर कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास आते हैं, SP के पास आते हैं, जबकि उसका तरीका यह है कि अगर कोई बात शासन की है तो उनको शासन में जाकर मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करना चाहिए। इस मामले में वो नाकाम और फेल है। इसलिए हमारे शहर में एक दबंग, एक नई सियासत चाहिए, एक आवाम की नुमाइंदगी चाहिए। और उसके अंदर हम देखा जाए तो ये MLA इसके अंदर बुरी तरह नाकाम है। इस्तीफा देना चाहिए क्या उनको? देखो, हम तो बोल सकते इस्तीफा दो, मगर मेरा बोलना ये है कि यार वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे, इसलिए आवाम को उनसे बात फुर्सत करना चाहिए कि यार तुम कहाँ रहते हो, कहाँ लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, तुमने शासन में कितनी नुमाइंदगी की। अगर राशन का चोरी का माल पकड़ा जा रहा है, इस महामारी में सरकार ने अगर हमको चोरी का राशन दिया है तो क्या वो उनके चोरी करने के लिए दिया है क्या? उन्होंने इसके बारे में क्या नुमाइंदगी की, शासन में क्या कंप्लेन की? या अगर डॉक्टर्स अगर हमारा सही इलाज नहीं कर रहे हैं, अगर सिविल में हमारे पास गोली दवाई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है या और जो नहीं है, तो उसके लिए हमारे साथ इंतज़ाम करना चाहिए और इंतज़ाम करके मालेगांव शहर की आवाम को सरकार से फ़ायदा दिलवाना चाहिए। कोरोना का कहर मालेगांव शहर में बारिश की तरह बरस रहा था। काफ़ी सारे हॉस्पिटल, क्लिनिक बंद थे, तो लोग परेशान थे, डरे हुए थे। वक्त पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी मौतें शहर में हुई। तो आपको क्या लगता है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए? सही बात है। मालेगांव शहर के जो MD डॉक्टर थे, इन्होंने बराबर इस शहर के अपने पेशे से ईमानदारी नहीं की। उन्होंने अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया,
ना ओपीडी किया, ना लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया। लोगों के शुगर बढ़ने की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, अस्थमा की वजह से, हर वजह से परेशान थे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मौत हुई है। और उन्होंने अपने पेशे से ईमानदारी नहीं की, इसलिए ये इस शहर के लिए अच्छी बात नहीं है, ना उनके पेशे के लिए अच्छी बात है। और इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोग उस टाइम में मरे, उस अय्याम में मरे, सरकार हर किसी को 10 लाख रुपया मुआवजा दे, ऐसी मेरी मांग है। सियासत का खेल फिर एक बार चालू है मालेगांव में राष्ट्रवादी को लेकर। आपको इस बारे में क्या आप अपनी बात रखें? कुछ नया अध्यक्ष पद की बात आ रही है। जब मुफ्ती इस्माइल साहब MIM में गए, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि मैं MIM में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये देश एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश में हर मज़हब के लोगों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, सर्वधर्म समभाव रहना चाहिए, हर मज़हब को उसकी आज़ादी चाहिए। जिस तरह से हम BJP को बुरा मानते हैं, जिस तरह से हम विश्व हिंदू परिषद को बुरा मानते हैं, इसी तरह से अगर कोई मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हो तो हमको उसको भी बुरा मानना चाहिए। और कोई बात जज्बाती बात करके हम हमारी आवाम का भला नहीं चाहते, या कोई शहर का एक दो, पूरे हिंदुस्तान में 1-2 MLA शहर की नुमाइंदगी या मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। इसलिए मैं मुफ्ती साहब के साथ इलेक्शन में कारपोरेशन में जीता था, इसलिए मैंने एक स्टैंड ले लिया था कि मैं मुफ्ती साहब के इलेक्शन लड़ूंगा, मगर इलेक्शन लड़ने के बाद मैं मुफ्ती साहब के साथ नहीं रहूँगा। और जिस दिन रिजल्टों का ऐलान हुआ उस दिन मैंने ये ऐलान किया कि मैं MIM में नहीं हूँ। और मेरे इस फैसले की शहर में ऐसा हुआ कि जैसे मैंने बगावत कर दी है पूरे मुल्क से या मुसलमानों से, हर कोई मेरे खिलाफ था। मगर हर वक्त उस वक्त मैं अपने दोस्तों, अपने साथियों को ये बात बोला करता था, आज तुमको मेरा फैसला गलत लग रहा है, मगर आने वाले 1 साल में मेरा ये फैसला तुमको सही लगेगा, क्योंकि ये नुमाइंदा जो है इस शहर के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मिजाज आवाम का काम करने का नहीं है। और आज अगर हम देखें तो मेरी ये बात सच साबित हो रही है। और NCP में उस वक्त मैं अकेला था और इसीलिए एक शायर ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। आज इस महाराष्ट्र रियासत में देखा जाए तो शरद पवार साहब हर समाज के, हर मज़हब के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो जो भी समाज हो। और शरद पवार साहब ने जानबूझकर माइनॉरिटी का जो उहदा है वो अपने पास रखा है और उन्होंने नवाब मलिक साहब को दिया है। और उनकी सोच ये है कि मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कम से कम कोई ऐसा करूं कि उनको यहाँ पर उनकी जो भी एक पसमानदगी है, जो एक उनके अंदर कमतरी है, वो दूर हो। इसके लिए उन्होंने पीछे नवाब मलिक साहब ने असम्बली में भी कहा कि हम मुसलमानों को 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे। और ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। और रही बात राष्ट्रवादी की सदारत की, तो मेरा यही बोलना है कि मैं राष्ट्रवादी में हूँ। अगर कोई शख्स अगर आता होगा तो वेलकम, और कोई आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। पार्टी जिसका फैसला करेगी सदारत के लिए, पार्टी जिसको बनाएगी हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ काम करेंगे। चाहे मुझे बनाए, चाहे यूसुफ हाजी को बनाए, चाहे सलीम रिजवी को बनाए, या और कोई आता हो, हम उसके साथ हैं। और इस शहर में राष्ट्रवादी पार्टी फले फूले। अगर कोई शख्स और आना चाहता है तो हम महाराष्ट्र के जो हमारे लीडर हैं उनसे बात करेंगे। इनको हज कमेटी में नुमाइंदगी मिलना चाहिए, इनको माइनॉरिटी कमीशन में मिलना चाहिए नुमाइंदगी। या अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर साइजिंग का मामला है तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी मालेगांव का कोई ना कोई नुमाइंदा रहे। ऐसे करके हम मालेगांव शहर को नुमाइंदगी दिलाएंगे। और आने वाले वक्त में कारपोरेशन में किस तरह से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए, हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। कोई आता है तो वेलकम, हम हर एक के लिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।